चलो वापस से आज वाई डू वी फॉल इल वाले टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमने लास्ट क्लास की क्या थी। तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने अलग अलग पैथोजेंस जो डिसीज़ को कॉज करते हैं उनके बारे में बात की थी। डिसीज़ का क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि कौन सी डिसीज़ इन्फेक्शियस होती है और कौन सी डिसीज़ आपकी नॉन इन्फेक्शियस होती है, इस बारे में। ठीक है। और मैंने तुम लोगों को आई थिंक ये एक जीके बॉक्स पढ़ के आने को कहा था, बट खैर इस पर्टिकुलर जीके बॉक्स पर अभी हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं और ना ही ये वाले पैराग्राफ पे हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं। फिलहाल कल के टॉपिक को कंटिन्यू करना है और उसको एक फिनिश लाइन प्रोवाइड करनी है। तो उसके लिए ये जो टॉपिक है मीन्स ऑफ स्प्रेड, ये हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। बढ़िया, क्योंकि वो उसी टॉपिक का कंटिन्यूटी है, उसी का कंटिन्यूशन है वो। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। कल आपने ये पढ़ा कि किस तरीके से डिसीज़ को हमने दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। ऐसी एक डिसीज़ जो इन्फेक्शियस होती है, ठीक है, जो किसी माइक्रोब्स की वजह से हो रही है, ठीक है, माइक्रोब्स उस बीमारी के कैरियर हैं। और एक होती है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ जो यूजुअली, जनरली, मोस्टली आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स या किसी और रीजंस की वजह से इंटरनली जो क्रिएट होती है उसको हम लोग कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। उसमें जनरली माइक्रोब्स का कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, उसमें जनरली माइक्रोब्स का कोई भी लेना देना नहीं होता है। ओके, ठीक है। तो अभी देखो, ये तो हमें पता चल गया कि इन्फेक्शियस डिसीज़ मतलब ये जो डिसीज़ बेसिकली क्या हो सकती है, एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हो सकती है, आप लोगों की ट्रांसमिट हो सकती है, जो माइक्रोब्स के वाया जो फैल सकती है। बट द पॉइंट इज, मैडम माइक्रोब्स को कैसे पता कि अच्छा इस इंसान की बॉडी में जाना है और इसकी बॉडी में जाने के बाद इसको बीमारी करनी है, या फिर अगर हमको पता है कि अरे अरे देखो देखो वो माइक्रोब खड़ा है, इस माइक्रोब को अपनी बॉडी में नहीं जाने देंगे। क्यों? अरे किसी बच्चे को भी ये बात पता है कि अगर वो माइक्रोब आपकी बॉडी में चला गया तो ऑब्वियस है कि आप क्या हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। तो आप नहीं चाहते कि आप क्या हो जाओ, बीमार पड़ो। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए आप क्या कर रहे हो, आप उस बीमारी को अपनी बॉडी के अंदर एंट्री नहीं दोगे, कोई भी नहीं देगा। बट जब तुम, मैं या कोई भी अदर पर्सन उस बीमारी को अपनी बॉडी के अंदर एंट्री नहीं देना चाह रहा है, तो आखिर वो बीमारी हम लोगों को फैल कैसे गई? ठीक है, आखिर वो बीमारी हम लोगों को फैल कैसे रही है, या कोई भी बीमारी से हम लोग पीड़ित क्यों हो जाते हैं, वो बीमारी हमारी बॉडी के अंदर क्यों आ जाती है, रीज़न क्या है? तो बॉडी के अंदर बीमारी क्यों आ जाती है, इस चीज़ को समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि आखिर आपकी जो ये बीमारी है, कोई भी डिसीज़ जो है, ये फैलती कैसे, किस तरीके से माइक्रोब, ठीक है, हाँ, एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट होते हैं, किस तरीके से ये हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। अगर आपको ये पता होगा कि माइक्रोब किस तरीके से, उस बीमारी का माइक्रोब किस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, तो आप उन सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करोगे सच दैट कि वो माइक्रोब आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाए। राइट, यही होगा, ठीक है ना, यही होगा। तो अभी कैसा है, डिसीज़ किस तरीके से फैलती है, इस चीज़ को हमने अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई करके रखा है। जैसे कि कुछ डिसीज़ को हमने कहा है कि अच्छा ये एयरबॉर्न डिसीज़ है। ठीक है, एक ऐसी डिसीज़ जो कि कम्युनिकेट होती है थ्रू एयर, ऐसी डिसीजेज जो कम्युनिकेट होती है थ्रू द एयर। जैसे मान लेते हैं अभी मुझे कफ एंड, ठीक है, बराबर, अगर मान लेते हैं लेट से अभी मुझे कफ एंड कोल्ड है, और अगर मैं आँख छी करके छींक देती हूँ, ठीक है, अगर मैं आँख छी करके क्या कर देती हूँ, छींक देती हूँ, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या होगा बताओ? ऐसे में ये होगा कि मेरे जो इन्फेक्टेड माइक्रोब्स हैं, मतलब मेरी बॉडी में जो इन्फेक्टेड माइक्रोब्स हैं, मेरे इस तरीके से छींकने से, जो कि मैंने बिना हैंडकरचीफ लगाए या बिना अपने आप को प्रोटेक्ट किए छींक दिया,
तो जो इन्फेक्टेड माइक्रोब्स हैं मेरी बॉडी के अंदर वो हवा में फैल जाएंगे टाइनी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, ठीक है। और अगर मान लेते हैं उसी सेम हवा को, ठीक है, उसी सेम हवा को किसी और पर्सन ने इनहेल किया, ठीक है, उसी सेम हवा को अगर किसी पर्सन ने इनहेल किया तो बेसिकली वही माइक्रोब उसकी बॉडी के अंदर चले गए, ठीक है, वही माइक्रोब उसकी बॉडी के अंदर चले गए। अगर उस पर्सन का इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, अगर उसकी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, अभी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि इम्यूनिटी सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, बट अगर उस पर्सन का इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है तो लेट्स से उसको छोटे मोटे इस तरीके के इन्फेक्टेड वायरस के बॉडी के अंदर में जाने से, इन्फेक्टेड बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर जाने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत अगर कुछ हुआ तो हुआ, बट ठीक है, बराबर, अगर थोड़ा बहुत हुआ तो हुआ, ठीक है। लेकिन अच्छा, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ऐसे केस में क्या हो जाएगा, वो इंसान को कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आजू बाजू कोई छोटा बच्चा है या कोई एक बहुत ही ऐसा पर्सन है जिसका इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है, क्या है बताओ, वीक है, ठीक है, बराबर, अगर उसका इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, वीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, थोड़ा सा भी अगर वो उस चीज को इनहेल कर लेगा तो ऐसे में क्या हो जाएगा, उसके बॉडी में इन्फेक्शन फैलेगा और वो भी मेरी तरीके से क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बढ़िया है। तो अब हम नहीं चाहते कि वो पर्टिकुलर बच्चा आजू बाजू जो तुम्हारे बैठ रहा है या तुम्हारे आजू बाजू है कोई भी, ठीक है, वो बीमार पड़े। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, तो अगर मुझको पता है कि ये पर्टिकुलर बीमारी मेरे खांसने से या मेरे छींकने से या मेरे मुंह खोलने से मेरे बॉडी के ड्रॉपलेट्स जो अंदर से बाहर आ रहे हैं उससे फैल रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगली बार स्नीज करते वक्त या कफ करते वक्त खुद को प्रोटेक्ट करेंगे। कैसे, विद द हेल्प ऑफ हैंकरचीफ, है ना, ताकि हमारी बॉडी से जो पर्टिकुलर बैक्टीरियाज या मैं कहूँ वायरस या कोई भी इन्फेक्टेड माइक्रोब जो बाहर आ रहा है उससे किसी और बंदे को, बच्चे को या किसी भी अदर पर्सन को ऐसी बीमारी ना फैले। तो जो बीमारी एयर के थ्रू फैलती है उसको बेसिकली हम लोग कहते हैं एयरबॉर्न डिसीजेस, ठीक है। ऐसे डिसीजेस को हम लोग क्या कहते हैं, एयरबॉर्न डिसीजेस। एयरबॉर्न डिसीजेस के एग्जाम्पल है जैसे कि नॉर्मल सर्दी खांसी, तुम देखोगे तुम्हारा जो बैचमेट है, जो तुम्हारा स्कूल का फ्रेंड है, लेट्स से अगर उसको सर्दी खांसी है और तुम अगर उसके साथ क्लोज संपर्क में हो, तुम उसके बाजू में बैठ रहे हो, ठीक है, तुम उसके बाजू में बैठ रहे हो और तुम उसके बाजू में वो छींक रहा है और वही सेम एनवायरनमेंट की हवा तुम इनहेल आउट कर रहे हो, तो क्या होगा, तुम्हें भी थोड़ी बहुत सर्दी खांसी तुम्हें भी पकड़ लेती है कुछ दिनों बाद, अगर तुम्हारा इम्यूनिटी सिस्टम उस पर्टिकुलर माइक्रोब को नहीं सहन कर पाया तो कॉमन कोल्ड एंड कफ ये भी एक प्रकार की एयरबॉर्न डिसीज है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आराम से क्या हो जाती है, कम्युनिकेट हो जाती है। इसके अलावा निमोनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस ये भी सारे के सारे एग्जाम्पल्स है किसके, एयरबॉर्न डिसीज के। तो अगर हमको पता रहेगा कि ट्यूबरक्लोसिस एक एयरबॉर्न डिसीज है तो हम क्या करेंगे, जो भी पर्सन हमारे घर में या हमारे आजू बाजू इस डिसीज से इन्फेक्टेड होगा, जो इससे सफ़र कर रहा होगा, हम उसको एक आइसोलेटेड प्लेस में रखेंगे ताकि जब वो छींके, खांसे, बोले तो उस वक्त उसके नाक से, उसके माउथ से इस तरीके का कोई भी इन्फेक्टेड वायरस इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स हवा में स्प्रेड ना हो, ठीक है। अगर मान लेते तुमको जानकारी ही नहीं है बीमारी की, ठीक है, अगर तुम्हें जानकारी ही नहीं है बीमारी की कि कौन सी बीमारी किस तरीके से फैलती है, तो तुम क्या होगे, अरे अरे देखो 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 उसको टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस का मतलब होता है टीबी, शॉर्ट फॉर्म में इसको टीबी कहते हैं, टीबी की बीमारी। अगर तुम्हें जानकारी ही नहीं होगी तो तुम क्या करोगे, अरे देखो इसके पास मत जाना, इसको टीबी है, इसके साथ बैठना मत, इसको छूना मत। अरे भैया कोई छुआछूत की बीमारी थोड़ी ना कि छूने से तुम्हें ट्रांसफर हो जाएगी। बीमारी ये वाली तभी ट्रांसफर होगी जब उसके एयर ड्रॉपलेट्स, एनवायरनमेंट के एयर ड्रॉपलेट्स तुम इनहेल कर लोगे, तब ये बीमारी तुम्हें पकड़ेगी। तो उसको छूने से ये बीमारी तुमको फैलने वाली नहीं है। तो कौन सी बीमारी किस तरीके से फैलती है इसका जो ज्ञान है वो होना ज़रूरी है।
अदरवाइज क्या होता है, अगर आपको नहीं पता रहता है कि कौन सी बीमारी कैसे फैलेगी, तो कई लोगों के दिमाग में बहुत सारे मिथ आ जाते हैं इस चीज़ को लेकर कि अच्छा नहीं, ये वाली चीज़ तो ऐसे फैलेगी, इसके पास मत जाना, इसके पास मत रहना, इससे दूर रहना। ठीक है, खैर इसीलिए बीमारियों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। खैर अभी हम लोग एयरबॉर्न डिसीजेस के बारे में बात कर रहे थे। तो अभी की एंटायर सदी की जो सबसे फेमस एयरबॉर्न डिसीज है वो है हमारा कोविड-19। जब तुम अभी देख रहे पूरा एंटायर कोविड का जो ये सेशन चला इंडिया में, जब भी तुम किसी पर्सन को कॉल लगाते थे, तुमको वो ट्रिंग ट्रिंग में अमिताभ बच्चन की या फिर लेडी के वॉइस में वो आवाज़ आती थी कि मास्क पहनिए, मास्क पहनना ज़रूरी है। क्यों मास्क पहनना ज़रूरी है? ताकि जब हम आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तब मेरे मुंह में, मेरे माउथ से जो एयर ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं वो मेरे मास्क के अंदर ही रह जाए, वो बाहर की हवा में, बाहर के एटमॉस्फेयर में वो ना फैले, ताकि अगर उस पर्टिकुलर जगह पे कोई सेकेंड पर्सन आता है और जब वो उसी हवा को इनहेल करेगा तो उसकी बॉडी में चला जाएगा, है ना। तो ये बोला जाता था। इवन ये चीज़ तो हमें बचपन से सिखाई जाती है कि जब भी आप छींको, आप छी, या जब भी आप खांसो, खो खो, तो आपको हमेशा अपने मुंह के, अपने नाक के सामने रुमाल रखना है, ताकि जो भी इन्फेक्टेड माइक्रोब है वो उस रुमाल तक रह जाए या फिर आप लोगों के एनवायरनमेंट में फैलने से रुक जाए। बट एक चीज और बोलते थे अमिताभ बच्चन की आवाज में कि 2 गज दूरी। ये जो वर्ड था 2 गज दूरी, मतलब आप अगर बात कर रहे हो तो आपके साथ जो बात करने वाला पर्सन है वो एक सर्टेन डिस्टेंस पे होना चाहिए। मतलब वो क्या होना चाहिए? दूर होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो देखो, इसको इस डायग्राम से समझाया गया है, इस पर्टिकुलर बातचीत को। ये फिलहाल अभी आपको जो ये अजीब सा आदमी दिख रहा है, ये बेसिकली आप लोगों का इन्फेक्टेड पर्सन है। ये क्या है? इन्फेक्टेड पर्सन। जब ये इन्फेक्टेड पर्सन विदाउट द यूज ऑफ हैंकरचीफ, विदाउट द यूज ऑफ एनी मास्क, जब ये कफ कर रहा है या फिर जब ये स्नीज कर रहा है, तो देखो इसके माउथ से कुछ इन्फेक्टेड, मतलब ऑब्वियस है कि पानी के ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, उनमें आपका इन्फेक्टेड माइक्रोब रहता है। तो जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स, वो क्या बोल रहा है कि आजू बाजू के इतने रीजन तक ये ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं? फैल जाते हैं हवा में। ठीक है, और अगर हमारे नाक से या अगर हमारे माउथ से कोई बड़ा ड्रॉपलेट गिरा है तो बड़े ड्रॉपलेट हवा में उड़ नहीं पाएंगे, इसीलिए वो बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स नीचे ज़मीन में गिर जाते हैं। ठीक है, कुछ सेकंड बाद, और ज़मीन में जाके क्या होते हैं? सेटल हो जाते हैं। और ये डिस्टेंस यहाँ पे कितना लिख कर दिया है? 2 मीटर्स। मतलब अगर मैं खांस रही हूँ ऐसे, ठीक है, और अगर लेट से मैंने रुमाल नहीं रखा है, तो मेरी नाक से या मेरे मुंह से जो भी ड्रॉपलेट्स है वो अप टू 2 मीटर्स तक एयर में या अप टू 2 मीटर्स ग्राउंड में पाए जा सकते हैं। लेकिन आगे उसने क्या बोला है कि अगर मान लेते हैं आप थोड़े डिस्टेंस पे खड़े हो, लेट से आप अप टू 4 मीटर तक की डिस्टेंस पे अगर आप हो, लेट से आप कहाँ तक हो? 4 मीटर की डिस्टेंस तक अगर आप हो, तो आपका जो ये डायग्राम है वो ये बता रहा है कि हवा, जो हवा चलती है ना, हवा फ्लो होती है, हवा एक जगह स्टेबल नहीं रहती, तो वो जो न्यूक्लियाई, जो ड्रॉपलेट्स हैं, वो कुछ घंटों तक उस पर्टिकुलर जगह पर वहाँ पर रहते हैं 4 मीटर तक। ठीक है, और उसके बाद या तो वो बाहर चले जाते हैं या तो ज़मीन पे गिर जाते हैं। इसीलिए इससे ये समझ में आता है कि अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज़र हो, तो देखो क्लोज़र में रहने से कितने नुकसान है। एयर में भी बहुत सारे ड्रॉपलेट्स हैं और ज़मीन में भी बहुत सारे ड्रॉपलेट्स हैं। आप जैसे जैसे उस इन्फेक्टेड पर्सन से आप दूर जा रहे हो, वो ड्रॉपलेट की क्वांटिटी, ठीक है, वो ड्रॉपलेट की क्वांटिटी क्या हो रही है? वो ड्रॉपलेट की क्वांटिटी क्या हो रही है? कम होती जा रही है। ठीक है, वो ड्रॉपलेट की क्वांटिटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। यानी कि उस इन्फेक्टेड माइक्रोब का आपकी बॉडी के अंदर घुसने का जो चांस है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मान लेते हैं कमरा है, उस कमरे में लाइट बंद कर दी गई, कंप्लीट अंधेरा है, और बीच में मान लेते हैं एक पत्थर रख दिया है, एक पत्थर, और आपको गोल 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 पट्टी बांध के घुमा दिया।
क्या होगा, पत्थर से टकराने की आपकी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी कम रहेगी, क्योंकि एक ही पत्थर है। बट अगर उस कमरे में बहुत सारे पत्थर हैं और तुम ऐसे पट्टी मान के अंधे जैसे उस कमरे में अगर चल रहे हो, तो क्या होगा, ज़्यादा पत्थर होने की वजह से आप ऑलमोस्ट हर पत्थर से टकराते जाओगे यार, हर पत्थर से आप टकराते जाओगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, पत्थर से टकरा रहे हो टकरा रहे हो टकरा रहे हो, टकराते गिरते जा रहे हो गिरते जा रहे हो, मतलब कि प्रोबेबिलिटी बढ़ गई टकरा के चोट लगने की। तो वैसे ही अगर आप एक इन्फेक्टेड पर्सन के बहुत क्लोज हो, तो उस क्लोज एरिया में बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स होते हैं और वो आपकी बॉडी में भी जाने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप उसी इन्फेक्टेड पर्सन से एक सर्टेन डिस्टेंस पर आ जाओ, तो वो माइक्रोब्स की क्वांटिटी कम हो जाती है और आपके इन्फेक्टेड होने के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए कोविड में ये कहा गया था कि आप एक सेफ डिस्टेंस बना के रखिए, एक इंसान से बात करते वक्त दूर रहिए, ताकि उसके माइक्रोब्स आपकी बॉडी के अंदर इजीली एंट्री ना ले सके। ठीक है, इसके अलावा ये भी बताया गया है कि अगर कमरे में प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन होता है, वहाँ पे खिड़कियाँ होती है, वहाँ पे दरवाजे होते हैं या वहाँ पे कुछ और होता है, तो वही माइक्रोब आपकी बॉडी के अंदर, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी से निकलकर हवा से फ्लो होते हुए वो बाहर चला जाएगा। अगर वहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है तो वो पर्टिकुलर माइक्रोब आप लोगों के कमरे के अंदर ही घूमता रहेगा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ने का जो चांस है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, बट इसका ये मतलब नहीं होता है कि डिसीज सिर्फ एयर की वजह से फैलती है। ठीक है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि डिसीज सिर्फ एयर की वजह से फैलती है। डिसीजेस वाटर की वजह से भी फैल सकती है। एग्जैक्टली, पानी भी रिस्पॉन्सिबल होता है, मिट्टी भी रिस्पॉन्सिबल होती है, टच भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, कैसे, देखो, पानी, अगर आपने गंदा पानी पिया है, गंदा पानी का मतलब जैसे जो पानी में गंदगी मिक्स है, जैसे मान लेते हैं लोग क्या करते हैं, जो नदी तालाब वगैरह रहता है उसके आजू बाजू कपड़े धोते हैं, खुद नहाते हैं, या अपने गाय भैंसों को नहलाते हैं, या समथिंग उसी के आजू बाजू कुछ तबेला वगैरह खोल लेते हैं, जिसकी वजह से गाय वगैरह का जो गोबर रहता है या कोई भी उनका एक्सक्रीटा जो रहता है वो पानी से मिक्स हो जाता है। ठीक है, अब देखो, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा हो या चाहे एनिमल एक्सक्रीट हो, वो हेल्दी तो नहीं है ना, इसमें कुछ ना कुछ माइक्रोब्स होंगे। और अगर सेम उसी तालाब के पानी को बिना आपने फिल्टर किए, बिना आपने बॉईल किया, अगर आपने पी लिया तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस है जो जो उस पानी को पिएगा उसकी बॉडी के अंदर वो माइक्रोब एंटर कर जाएगा और वहाँ वो माइक्रोब क्या करने लगेगा, डिसीज करने लगेगा। तो पानी की वजह से डिसीज तभी फैलती है जब आपने कोई एक ऐसा पानी पी लिया है जो पानी, ठीक है, पोल्यूटेड है। ठीक है, तभी वो डिसीज फैलती है। या फिर आपने खाना एक ऐसे पानी में बना लिया है जो खाना जो ऐसे पानी में बना लिया है जो पानी क्या है, पोल्यूटेड है। तो ऐसी डिसीज को हम लोग कहते हैं वाटर बॉर्न डिसीज। ठीक है, कॉलेरा इसका बहुत ही उच्च एग्जाम्पल है। ठीक है, कॉलेरा आपका फैल जाता है, वाटर बॉर्न डिसीज़ है, एक बहुत ही फेमस। इसके अलावा अगर आपको कभी कभार लेट से लूज मोशंस हो गए तो उसका लूज मोशन या डिसेंट्री का भी वन ऑफ द रीज़न होता है कि आपने हो सकता है ऐसा कोई पानी पी लिया हो जो कि क्या हो गया है, आपकी बॉडी के अंदर पोल्यूटेड था। ठीक है, तो एयर, इसके माध्यम से भी देखो क्या होती है, डिसीज़ फैलती है, और बाय फूड या वाया वाटर ये भी आपकी बॉडी के अंदर डिसीज़ फैलती है। इसके अलावा एक होता है वो डिसीजेस जो एनिमल्स की वजह से फैल रही है। क्या एनिमल्स भी डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ऑब्वियस है, देखो बर्ड फ्लू, ठीक है, ये डिसीज के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं आप में से कई लोग चिकन खाते हैं, मुर्गा मुर्गी वटेवर, अगर वो मुर्गा मुर्गी को डिसीज होगी और अगर आपने वही डिसीज वाला मुर्गा या वो मुर्गी आपने अगर कंज्यूम कर लिया तो बेसिकली वो सारा का सारा डिसीज आपकी बॉडी के अंदर एंटर करके चला गया है ना। वो डिसीज आपकी बॉडी के अंदर एंट्री ले लिया, वो पर्टिकुलर माइक्रोब आपकी बॉडी के अंदर एंट्री ले लिया, और आप जैसे मुर्गी बीमार थी फिर आपके अंदर भी बीमारी आ गई। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वही सेम बीमारी आएगी,
ठीक है, बट हाँ इन्फेक्टेड आप हो जाओगे किसी ना किसी तरीके से, वो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करेगा। जैसे मच्छर है, हमें काट लेते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, मलेरिया हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो देखो ये बीमारी क्रिएट हो रही है। जैसे एनिमल्स में डॉग है, अगर डॉग को प्रॉपर तरीके से रैबीज के वैक्सीनेशन नहीं लगे हैं और ऐसा कोई डॉग अगर आपको काट लेता है तो उस पर्टिकुलर एनिमल के वाया भी आपके बॉडी के अंदर क्या हो सकता है, डिसीज फैल सकती है। ठीक है, तो सिर्फ वाटर या फिर सिर्फ एयर ही डिसीज फैलाने का एकमात्र सोर्स है, ऐसा नहीं होता। एनिमल्स के वाया, इंसेक्ट्स के वाया भी डिसीज क्या होती है, फैल सकती है। ठीक है, इसके अलावा एक और चौथा मोड है जिससे डिसीज फैलती है, दैट पर्टिकुलर फोर्थ मोड इज बेसिकली टच। ठीक है, उस फोर्थ मोड को हम लोग कहते हैं टच। जैसे किसी इंसान को कोई ऐसी बीमारी है जो आपको फैल सकती है, बट एयर से नहीं, वाटर से नहीं, अच्छा एनिमल से नहीं, काय से, टच करने से। अगर आपने उसको टच कर लिया तो आपको बीमारी हो जाएगी। अगर आपने उसके यूज़ किए हुए कपड़े पहन लिए आपको बीमारी हो जाएगी। अगर आपने उसके यूज़ किए हुए यूटेंसिल्स को छू लिया, उसमें खाना खा लिया, आपको बीमारी हो जाएगी, है ना। आपने उसकी कंघी वगैरह या उसके जो भी पर्सनल हाइजीन के सामान होते हैं, अगर आपने उसको यूज़ कर लिया साबुन वगैरह को, तो आपको बीमारी हो जाएगी, राइट। तो जैसे कई लोगों को देखना, कई बार तुमने देखा होगा खुजली हो जाती है, दांत खाद खुजली, राइट। तो जो खुजली उनको हो जाती है, अगर उस खुजली वाले व्यक्ति के कपड़े अगर आप पहन लो ना, तो क्योंकि उस कपड़ों में उसके क्या है, माइक्रोब्स है, इन्फेक्टेड माइक्रोब है। जब आपने वो कपड़ा पहना तो बेसिकली वही माइक्रोब आपकी बॉडी के अंदर चला गया, और क्योंकि वही माइक्रोब आपकी बॉडी के अंदर चला गया है तो बेसिकली बीमारी आपको भी हो गई है, बेसिकली बीमारी आपको भी हो चुकी है। ठीक है, ये एक और तरीका रहता है बीमारी के फैलने का। अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि सारी की सारी बीमारियां, ठीक है, सारी की सारी बीमारियां टच करने से फैलती है। ऐसा नहीं, अगर मुझे खांसी है और अगर तुम मुझको टच कर रहे हो तो तुम्हें खांसी नहीं हो जाएगी। मुझे अगर डायबिटीज़ है तो मुझे टच कर रहे हो तो तुम्हें डायबिटीज़ नहीं होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होता, राइट। तो इसीलिए कौन सी बीमारी किस मोड से फैल रही है इसका पता होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको वो मोड पता रहेगा तो उसी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर पाओगे कि इस बीमारी से बचने के लिए हमको क्या नेसेसरी प्रिकॉशन लेने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे कि एक बीमारी होती है HIV एड्स, ठीक है, या फिर और भी ऐसी बीमारियां होती हैं जो सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से फैलती है। मतलब इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर सेक्सुअल कांटेक्ट स्टैब्लिश हो जाए, ठीक है, तो ये बीमारी आपको मिल जाएगी, बराबर। ऐसे ही आपने सुना है एड्स के बारे में, बट गोनोरिया, साइफिल्स, ये भी सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलने वाली बीमारियां हैं, है ना। यहाँ से टीचर क्वेश्चन पूछ सकती है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ डिसीज विच आर स्प्रेड थ्रू, ठीक है, बराबर, विच आर स्प्रेड थ्रू आप लोगों का सेक्सुअल कांटेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए साइफिल्स एंड आपका एड्स, आपको पता होना चाहिए साइफिल्स एंड एड्स। ये बीमारी तब फैलती है जब आप किसी एक ऐसे पर्सन के साथ, ठीक है, जब आप किसी एक ऐसे पर्सन के साथ, ठीक है, आपका क्या हो जाए, आप लोगों का सेक्सुअल कांटेक्ट स्टैब्लिश हो जाए, ठीक है, आपका क्या हो जाए, सेक्सुअल कांटेक्ट स्टैब्लिश हो जाए, तब ये बीमारी क्या होती है, फैलती है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा ये बीमारियां किससे, सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलती हैं। अगर मैं नॉर्मल कांटेक्ट कर लूँ, मतलब जिस इंसान को HIV एड्स है उसको अगर मैं जाके टच कर लूँ तो क्या मुझको भी बीमारी आ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये बीमारी तभी फैलेगी जब आप उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट स्टैब्लिश करते हो, तो अदरवाइज ये बीमारी नहीं फैलेगी। तो कई लोगों को ये मिथ होता था, कई लोगों को ये गलतफहमी होती थी कि नहीं यार, HIV एड्स वाले बंदे के साथ खाना खा लेंगे तो हमें भी बीमारी हो जाएगी, उसके कपड़े वगैरह हम लोग अगर यूज़ कर लेंगे तो हमें भी बीमारी हो जाएगी, है ना, ये इस तरीके से।
लेकिन एक्चुअली में ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप किसी एक ऐसे इंसान के साथ हो, ठीक है, जिसको HIV एड्स है, अगर आप उसके साथ का खाना खा रहे हो, अगर आप उसके साथ बैठ रहे हो, तो आपको ये बीमारी नहीं फैलेगी, ठीक है, आपको ये बीमारी बिल्कुल भी नहीं फैलेगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो कैजुअल कांटेक्ट, उसके द्वारा यूज़ किए हुए कपड़े पहनना, उसके साथ हाथ मिलाना, उससे गले मिलना, इन सब चीज़ों से आपको ये बीमारी नहीं फैलने वाली है, HIV एड्स, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एड्स के फैलने के तरीके क्या है, मतलब हाउ एड्स स्प्रेड। तो कई लोगों को लगता है कि जैसे कि अभी मैंने बताया कि एड्स सिर्फ और सिर्फ आपके सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है, कई लोगों को ऐसा लगता है, तो नहीं। अगर आपकी बॉडी में कोई बीमारी आ गई है, स्पेशली HIV एड्स, तो HIV एड्स के जो वायरस है वो सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर है ऐसा नहीं है। वो HIV एड्स के जो वायरस है, ठीक है, HIV एड्स के जो वायरस है, वो HIV एड्स के वायरस कैसा है, आपके ब्लड में भी है। तो अगर ऐसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन का, जिसको ऑलरेडी ये HIV एड्स वाली बीमारी है, अगर उसका ब्लड आपके बॉडी के ब्लड में डाल दिया जाए, जैसे कई बार लोगों को खून की कमी हो जाती है तो ब्लड नहीं लेते अपन ब्लड बैंक जाकर, वैसा ब्लड अगर आपकी बॉडी में आ जाए तो बिना सेक्सुअल कांटेक्ट के भी ब्लड ट्रांसफ्यूशन की वजह से आपका क्या हो जाएगा, आप लोगों का बीमारी आपकी बॉडी के अंदर आ जाएगी। इसीलिए कभी भी हमको जो पर्सन, कभी देखो भाई पता नहीं रहता है, और कोई अपने ऊपर ऐसा टैग लगा के नहीं घूमता है कि मुझको ये बीमारी है, मुझको ये बीमारी है, मुझको ये बीमारी है। तो आपको कैसे पता चलेगा इस पर्सन का ब्लड कैसा है, ये है वो है। तो एक्चुअली कैसा है, जब भी हम हॉस्पिटल्स जाते हैं, हॉस्पिटल जाते वक्त हमको क्या करना चाहिए, बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। कैसे मैडम, क्यों केयरफुल रहे हम लोग? हॉस्पिटल जाते वक्त आप इस बात का संपूर्णतः ध्यान रखें कि जो पर्टिकुलर पर्सन का आप ब्लड ले रहे हो, क्या वो ब्लड पूरी तरीके से इन्फेक्टेड फ्री है क्या, या फिर जिस डॉक्टर से आप इंजेक्शन लगा रहे हो, वो इंजेक्शन की जो निडल है, चाहे जानवर हो या चाहे इंसान हो, वो निडल पहले यूज़ की हुई तो नहीं है, आपके सामने ही डॉक्टर फ्रेश निडल का वो क्या कहते हैं कागज फाड़ रहा है कि नहीं फाड़ रहा है ना। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो निडल किसी और की बॉडी में यूज़ की हुई रही होगी, और अगर मान लेते हैं वो इन्फेक्टेड रहा, नॉट ओनली फ्रॉम एड्स, फ्रॉम एनी डिसीज, तो ऐसे केस में वही निडल जब आपकी बॉडी में जाएगी तो उस निडल की वजह से भी बीमारी फैल सकती है, ठीक है। रेजर ब्लेड आपको कभी किसी का यूज़ नहीं करना चाहिए। पर्सनल हाइजीन के जो सामान है यूजुअली हमको किसी और के यूज़ नहीं करने चाहिए। मान लेते हैं कि इंसान शेविंग कर रहा है और उसको एक कट लग गया, लगता है ना, तो जो रेजर ब्लेड से उसको कट लगा वो उसकी सेल्स को टच कर चुका है, अंदर से, बॉडी के अंदर से उस पर खून लग चुका है। वही रेजर ब्लेड अगर तुम यूज़ करे और लेट से तुमको भी कट लग गया, तो ऐसे में क्या होगा, उस कट में, उस रेजर ब्लेड में जो भी इन्फेक्टेड माइक्रोब रहेंगे वो तुम्हारी स्किन के थ्रू तुम्हारे ब्लड के अंदर चले जाएंगे, अगर तुम्हें भी कट लग गया तो इस तरीके से देखो वो बीमारी तुम्हें भी फैल जाएगी, ठीक है। अब या फिर इस बीमारी के फैलने का एक और तरीका होता है, अगर इन्फेक्टेड पेरेंट्स हैं तो इन्फेक्टेड पेरेंट्स से ये बीमारी बच्चे के अंदर भी जा सकती है, ठीक है। अगर लेट से मम्मी को एड्स है, तो जब मम्मी का पेट के अंदर जब वो बच्चा बड़ा हो रहा है तो वो बीमारी धीरे धीरे उसकी बॉडी के अंदर भी प्रवेश कर सकती है, चांसेस रहते हैं, ठीक है। ठीक है, जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करती है, जब दूध पिलाते हैं, तब भी वो उसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो अगर आपको पता है कि कौन सी बीमारी किस कांटेक्ट की वजह से फैल रही है, तो आप अपने आप को बचाने के लिए क्या करोगे, पूरी कोशिश करोगे कि भाई उस बीमारी से मैं इस तरीके से बच सकता हूँ। आपको अब पता है कि आप जिस सराउंडिंग में रहते हो उस सराउंडिंग में मच्छर बहुत है, पानी अच्छा है, हवा अच्छी है, बट मच्छर बहुत है, तो मच्छर से भी तो बीमारी होती है यार। तो आप कुछ ना कुछ मॉस्किटो नेट लगाओगे या कुछ ना कुछ ऐसा प्रिकॉशन लोगे जिससे आपको वो मच्छर या कोई वो अदर एनिमल या इंसेक्ट आपको काटे ना, और एनिमल काटने के बाद आपको बीमारी फैले नहीं, ठीक है। तो बस यही हम लोगों का ये टॉपिक था मोड ऑफ न्यूट्रिशन का।
इस पे आपको टीचर सवाल पूछ सकती है। जैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिव 2 एग्जाम्पल्स, ठीक है, ऑफ डिसीज, सेक्सुअली कॉन्टैक्ट डिसीज। तो आपको साइफिल्स और एड्स ये पता होना चाहिए, राइट। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ और यहाँ से पूछी जा सकती है, जैसे कि हाँ, कि जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, जैसे मान लेते हैं मुझे कोई बीमारी है और मच्छर ने मुझे काट लिया, तो बेसिकली मेरे को जब वो काट रहा है तो वो अपने डंक को मेरे ब्लड के अंदर लेकर जा रहा है, तो अभी मेरा ब्लड उसके डंक के कांटेक्ट में आ चुका है, तो जिसकी वजह से अभी वो एक कैरियर बन चुका है। फिर वही मच्छर जाकर अगर किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा तो उसके डंक में जो इन्फेक्टेड माइक्रोब्स है वो दूसरे हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर चले जाएंगे, है ना, दूसरे हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर चले जाएंगे, तो इस तरीके से भी बीमारी फैलेगी। तो ऐसे एनिमल्स जो इन्फेक्शन को कैरी करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं वेक्टर्स। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन वेक्टर्स। ऊपर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेम सम एयरबॉर्न डिसीज, तो ये आपको पता होना चाहिए। खैर, तो फिलहाल अभी इस टॉपिक को यहाँ रोकते हैं, कल इसके आगे की क्लास यहीं से कंटिन्यू करेंगे।